आप सभी का स्वागत है प्रभांस क्लासेज में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर में 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को बताने जा रहे हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को बताया जाएगा और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहेंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए, आज आप लोगों के 3 नंबर पक्के करवाए जा रहे हैं। जो बताया जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण क्या होता है? आपने सुना होगा 11th की क्लास में भी आइंस्टीन ने क्या बताया था। आइंस्टीन ने अपना एक समीकरण दिया था E बराबर mc²। उसमें बताया गया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या बताया गया? द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जिसको द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, E बराबर क्या होता है? mc²। तो उन्हीं के नाम से हम यहाँ पर जाने हैं कि आइंस्टीन हैं और उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव में भी व्याख्या की है। तो और उनके अनुसार आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण होता क्या है? सन 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दिया और वो किसके अनुसार दिया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार दिया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बताया कि ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में उत्सर्जित तरंगों के रूप में उत्सर्जित होना या चलना। कहने का मतलब प्रकाश ऊर्जा जो होती है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में उत्सर्जित होती है। आप ऐसे ही जानेंगे कि प्रकाश ऊर्जा जो है उसको छोटे छोटे पैकेट बंडल के रूप में जो चलते हैं, या चलते के मतलब उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं। और जब उत्सर्जित होगा तो उसमें तरंग का निर्माण होगा और तरंगों के रूप में क्या हो जाएगी? संचरित हो जाएगी। कहने का मतलब है कोई भी ऊर्जा आई, ये मान लीजिए ऊर्जा आ रही है और ऊर्जा आकर यहां किसी एक स्थान पर पड़ी और पड़ने के पश्चात वो कहीं पर इकट्ठा होकर कई रूपों में संचरित होने लगी। जब कई रूपों में संचरित होने लगती है तो एक तरंग का निर्माण होता है और जब तरंगों के रूप में संचरित होती है तो उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं। वो छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं? क्वांटा या फोटॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वांटा या फोटॉन कहलाते हैं। कुल मिलाकर आप ये जानेंगे कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसके छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में संचरित होकर तरंगों के रूप में संचरित होना क्या कहलाता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। अर्थात इसके द्वारा छोटे छोटे पैकेटों के बंडलों के रूप में जो प्रकाश चलता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटॉन। तो कुल मिलाकर आप यही जानेंगे कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलना या संचरित होना क्या कहलाता है? क्वांटा या फोटॉन कहलाता है।
और यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। जब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बताया कि प्रकाश की ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं, और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू जूल होती है। कितनी होती है? h न्यू जूल होती है। और वो h न्यू जूल क्या होती है? अब आप h क्या है? प्लांक नियतांक होता है। h क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। न्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो इसको सबसे पहले हम जानेंगे कि अब इसके अनुसार लिखते क्या है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन ने कितने सन में? सन 1905 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या की? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कह सकते हैं, या प्रकाश वैद्युत ऊर्जा की व्याख्या की। किसका सिद्धांत लगाकर? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर। किसकी व्याख्या की? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत ऊर्जा की व्याख्या की। जब इतना किया तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार निकालते हैं तो क्या बताया गया? प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में, या बंडलों के रूप में कहने का मतलब है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलना। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलना क्वांटा या फोटान कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटा या फोटान कहलाता है। फोटान कहलाता है। मेन यही है, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या करती है? चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटान कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटान कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। मेन परिभाषा यही है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटान कहते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू जूल होती है। h न्यू जूल होती है। कितनी होती है?
प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू जूल होती है। अब आपको पता होना चाहिए, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, h प्लांक नियतांक है, और न्यू, न्यू क्या है, इसको कहते हैं न्यू, न्यू क्या होती है, आवृत्ति, जो कि तरंग की क्या होती है, आवृत्ति है। तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू जूल होती है, और यही फोटॉन के रूप में आता है प्रकाश। अब इसी के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, प्रकाश वैद्युत ऊर्जा की व्याख्या की जाती है। अब आपने अभी तो यहां पर यह जाना कि आइंस्टीन के अनुसार कि प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण की व्याख्या अगर करना है तो किसके अनुसार होगी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलना, जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अब प्रत्येक क्वांटा या फोटॉन में ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू होती है। तो अब हम इस, जब ये h न्यू आता है तो अब फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश, जब फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, देखते हैं, जब फोटॉन के रूप में, फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश, वह प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, पर पड़ता है, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा, फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश कैसे होता है, जैसे बाहर से आ रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे आया प्रकाश, ये तो फोटॉन के रूप में आता है प्रकाश। अब फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू जूल होती है। तो फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश किसी एक धातु के पृष्ठ पर अगर पड़ जाए, मान लीजिए ये पृष्ठ पर पड़ गया, तो पड़ने के पश्चात अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को इसमें दे देगा, किसमें दे देगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो आपको हम चित्र दिखाते हैं कैसे बनाया जाएगा। फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको दे देता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, को दे देता है। फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश, ये जैसे मान लीजिए एक धातु का पृष्ठ ले लिया, मान लिया कि ये एक क्या है, धातु का पृष्ठ, इसका क्या नाम दिया, ये धातु का पृष्ठ है, और इस धातु के पृष्ठ पर है क्या, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये धातु के पृष्ठ हैं, धातु के पृष्ठ पर मान बना लिया गया कि ये एक प्रकार का क्या है, ये धातु का पृष्ठ है। जब किसी धातु के पृष्ठ पर, देखिए इसी बात को लिखा गया है कि कोई भी धातु के पृष्ठ पर फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश, जैसे ये फोटॉन के रूप में आ रहा प्रकाश, ये आया, ये फोटॉन है, क्या है, फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश, ये तीर का निशान व्यक्त कर रहा कि ये आ रहा, फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है
ये धातु का पृष्ठ है, इस पर पड़ता है तो ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कितनी है, एच न्यू जूल, एच न्यू है, एच न्यू जूल। फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मान लिया कि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब आपको समझना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इतना केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ये संपूर्ण ऊर्जा को क्या करता है, वो अपनी ये संपूर्ण ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित कर देता है। कितने रूपों में विभाजित करता है, दो रूपों में। सही समझिए सब लोग कि ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित कर देता है, और वो दो रूप कौन कौन से हैं, एक तो है अधिकतम गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है कार्य फलन के रूप में। कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू जूल है। जब इलेक्ट्रॉन को मिली तो अपने इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित किया, इसको अवशोषित कर लिया, लेकिन दो रूपों में क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। तो वो दो रूप कौन कौन से हैं, पहली चीज तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में, अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इसको क्या कहते हैं, ईके के रूप में, ईके के रूप में। और दूसरी चीज है, दूसरी चीज है कार्यफलन। क्या है, कार्यफलन डब्ल्यू के रूप में, डब्ल्यू के रूप में दो रूपों में विभाजित किया। ये तीर के निशान क्या व्यक्त करते हैं कि उत्सर्जित हो रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है इतनी ऊर्जा और इतनी उत्सर्जित कर रहा है। तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बताया कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलती है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू जूल होती है। तो फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वो अपनी ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित कर देता है। तो ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, संपूर्ण ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित करता है। फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को दो रूप, जब किसी एक इलेक्ट्रॉन पाता है तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित करता है। तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को क्या करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, संपूर्ण ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित करता है, दो रूपों में क्या करता, उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। पहली चीज क्या है, दो रूप में, पहली चीज है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा उसको किससे प्रयोग करते हैं, ईके के रूप में। और दूसरा पॉइंट क्या है, कार्यफलन, कार्यफलन डब्ल्यू के रूप में, कार्यफलन किसके रूप में, डब्ल्यू के रूप में।
अब आपने इतनी बात जब जाना तो अब यहां से क्या पता चला, ये फोटॉन के रूप में आता हुआ प्रकाश जब किसी धातु पर के पृष्ठ पर पड़ा तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया और वो इलेक्ट्रॉन दो रूपों में विभाजित कर दिया। तब इसके अनुसार संपूर्ण ऊर्जा कितनी है, फोटॉन की ऊर्जा कितनी है, फोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या हुआ जाकर, ये कितने रूपों में विभाजित कर दिया इसने, अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं ईके और प्लस कार्यफलन कितना है W, ये अर्थात फोटॉन की ऊर्जा कितनी है h न्यू है और ये ईके है और प्लस W कार्यफलन। अब आपको पता है, अब यहां से जो आइंस्टीन का समीकरण है, यहां आइंस्टीन के समीकरण से हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा अर्थात आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण, ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करना है। तो करते क्या है, ईके को एक तरफ रोक लेते हैं, तब ईके इक्वल टू कितना आ गया, ये W पॉजिटिव है तो इस तरफ किसमें आ जाएगा, माइनस में आ गया, माइनस W आ गया। अब जहां कार्य W क्या है, W कार्यफलन और ये जो कार्यफलन W है इसका मान कितना होता है h न्यू नॉट। W इक्वल टू कितना होता है h न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है, जहां न्यू नॉट क्या है, ये देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। अब आपको यहीं से एक शब्द मिल गया, देहली आवृत्ति। यहां से आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप लोगों को इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को स्किप करना ही सबसे बड़ी संकट की घड़ी है कि आगे क्या मिलेगा आपको ये पता नहीं, आपको क्या मिल गया आगे आप लोग समझिए, देहली आवृत्ति। अब आपने देहली आवृत्ति सुना नहीं होगा, इसी देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है और कार्यफलन क्या होता है ये आपको समझना है, यहीं से निकलते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जब किसी धातु के पद से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु के पद से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सकती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। और देहली आवृत्ति क्या होती है, न्यू नॉट होती है। और यहां से जो कार्यफलन है W है, W क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन एक प्रकार का क्या है, न्यूनतम ऊर्जा। कार्यफलन क्या कहलाता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पद से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, कार्यफलन कहलाता है, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। और W इक्वल टू क्या होता है, h न्यू नॉट होता है। और इसी में देहली आवृत्ति मिल गई। देहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकती है, उत्सर्जित करा सकती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसी प्रकार आता है देहली तरंगदैर्घ्य, इसी का अपोजिट हो जाता है। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है, वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो यहीं से आपको तीन परिभाषा, कार्यफलन, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य। कार्यफलन की परिभाषा क्या होगी बताएंगे पवन जी? हाँ पवन जी बताइए। ठीक ठीक ठीक, आपको समझ में आ रहा, आप सही से देख रहे हैं। तो क्या है कि कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पद से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन। और क्या कहलाता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पद से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सकते हैं, वो न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति होती है। और देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पद से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब उसकी बात तो छोड़ते हैं,
एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब आगे इसमें हमें जो मेन टॉपिक में है उसी पर आते हैं। तो यहाँ पर ई के बराबर क्या प्राप्त हुआ, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है, एच न्यू नॉट है। तो अब एच न्यू नॉट है, अब यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पर एच न्यू नॉट रखते हैं। तो रखते हैं, पूरा नोट कर लीजिएगा। अब इसके पश्चात करते क्या है, रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा जो ईके है, ईके को बाहर कर लेते हैं। तो ईके इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, ईके इक्वल टू एच न्यू माइनस, अब डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान कितना प्राप्त हुआ, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। अब यहां पर जहां एच प्लांक नियतांक है आपको पता ही है, तो ई के इक्वल टू एच कॉमन ले लिया गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, कॉमन ले लिया गया तो न्यू माइनस न्यू नॉट बचा। अब आपको पता है ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहीं पर आइंस्टीन का यही समीकरण प्राप्त होता है, इसे ही आइंस्टीन का प्रकाश, यहीं पर लिख सकते हैं कि यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण है। लेकिन इतने ही नहीं, हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। चूंकि न्यू इक्वल टू होता है, क्या होता है, सी अपान लेमडा होता है, क्या होता है, सी अपान लेमडा, और न्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा नॉट होता है। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपान लेमडा, और न्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा नॉट होता है। अब ये मान रखते हैं, तब ई के इक्वल टू कितना आता है, एच और सी अपान लेमडा माइनस सी अपान लेमडा नॉट। तब ई के इक्वल टू कितना आ गया, सी कॉमन ले लेते हैं, तो एच सी 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट, ये भी आइंस्टीन का ही प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात आती है, यदि इलेक्ट्रॉन या कण का द्रव्यमान क्या हो, m है, यदि कण या इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वह अधिकतम वेग v मैक्सिमम से गतिमान है। कैसे गतिमान है, v मैक्सिमम वेग से गतिमान है, तब अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम लिख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, कण का भी द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। तो ये मान यहाँ पर रखते हैं, तब हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट। यही मुख्य क्या समीकरण है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण, यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। आपने जो पढ़ा समझ में आ गया होगा। इसी को 3 नंबर में पूछा जाता है, कितने नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण है, और इसी के साथ में हमने 3 परिभाषाएं बताया, देहली आवृत, देहली तरंगदैर्घ्य, और क्या, कार्यफलन। आपने कार्यफलन की परिभाषा मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो, वो कार्यफलन कहलाता है। W इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है, कितना होता है, एच न्यू नॉट, ये कार्यफलन है।
और आपको देहली आवृत्ति अगर पूछ ली जाए तो क्या बताएंगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। वो देहली आवृत्ति का फार्मूला क्या होगा, न्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लेमडा नॉट। जैसे ये न्यू नॉट है, ये सी अपॉन लेमडा नॉट, ये देहली आवृत्ति का फार्मूला। इसी प्रकार देहली तरंग दैर्घ्य पूछ लिया जाए तो वो बताया जाएगा कि वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। उसका फार्मूला लेमडा नॉट से नहीं करते हैं, लेमडा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू नॉट। क्योंकि देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य ये आपस में एक दूसरे का उल्टा, क्योंकि फार्मूला वही होता है। अगर न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लेमडा नॉट, ये देहली आवृत्ति है, देहली तरंग दैर्घ्य। अगर ये अधिकतम होगा तो ये न्यूनतम होगा, ये अधिकतम होगा तो ये न्यूनतम होगा, उल्टा। या देहली तरंग दैर्घ्य लेमडा नॉट बराबर सी अपॉन न्यू नॉट, ऐसे कर सकते हैं। तो आपने आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण पढ़ा। आशा करते हैं कि आप लोगों को नोट कर लीजिए। आप लोगों को आज के वीडियो में आनंद आया होगा पढ़ने में, और मैं आशा के साथ कहता हूं, अगर आपने 2 महीने मेरे साथ लगकर पढ़ाई कर लिया, अच्छे से सारी पर डे की वीडियो देख लिया, फुल वीडियो देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको आपके फिजिक्स में 97, 98, 99 नंबर अवश्य आएंगे। मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप अगर अच्छे से लग गए, मेहनत किया, जैसे मैं बता रहा हूं, तो कुछ नहीं करना, केवल 1 घंटे आधे घंटे वीडियो देखिए और मस्त हो जाइए, कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।